पम 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 पम। गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, आप सभी को यहां देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज हम स्प्लिटिंग के बारे में बात करेंगे। हमारे कई पार्टनर्स हैं जिनके पास अलग अलग संख्या में स्प्लिट्स हैं। वे अलग अलग तरीकों से स्प्लिट होते हैं और रिवॉर्ड्स प्राप्त करते हैं। इसलिए आज हम स्प्लिटिंग के बारे में जानेंगे और अगले हफ्ते आपको हमारे साथ हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से संबंधित शानदार चीजों का अध्ययन शुरू करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपके सवाल देख पा रहा हूं। आपके सवालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेशक हम उनमें से कुछ का जवाब देंगे, लेकिन मैं दूसरे भाग का जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वे बिजनेस और टेक्निकल पार्ट से अधिक संबंधित हैं। इसलिए आइए आज हम सबसे पहले स्प्लिट्स और स्प्लिटिंग प्रोसेस के बारे में बात करें और भविष्य में निश्चित रूप से हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे जो वर्तमान वेबिनार के दौरान उठेंगे। मुझे क्यों लगता है कि स्प्लिट्स एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पहले वेबिनार में हमने प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में, प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में और माइनिंग के विभिन्न तरीकों के बारे में बात की, लेकिन इस मामले में हमें यह समझना चाहिए कि स्प्लिटिंग यह क्रिप्टोकरेंसी मार्केट और सामान्य तौर पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक अनोखी घटना है। ऐसा क्यों? क्योंकि बिटकॉइन के बारे में बोलते हुए टेक्नोलॉजी के सभी जनक इथीरियम, ट्रॉन और सोलाना के बारे में, और इसी तरह इन क्रिप्टोकॉइन, क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन में टोकनों की माइनिंग कर सकते हैं। और कुछ चीजों के लिए आपको कुछ करना होगा, कुछ खर्च करना होगा, इसे वितरित करना होगा, इसे खरीदना होगा, नेटवर्क पर सबसे पावरफुल कंप्यूटर बनना होगा। बिटकॉइन में आपको अपने बिटकॉइन को माइन करने के लिए बड़ी मात्रा में टूल्स बनाए रखने की जरूरत होती है। इथीरियम में रिवॉर्ड्स प्राप्त करने, उसे स्टेक पर लगाने और अवार्ड के रूप में प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए आपके पास बड़ी मात्रा में इथीरियम होना जरूरी है। हमारे स्प्लिट्स में कॉइन का सार अलग है। एक नियम के रूप में हम ब्लॉकचेन के बारे में बात कर रहे हैं जो मदर कॉइन है और माइनिंग भी किए जाते हैं। हमारे मामले में हमारी मदर ब्लॉकचेन स्मार्ट है। यह एक अलग ब्लॉकचेन है। स्मार्ट ब्लॉकचेन अपनी स्वयं की ब्लॉकचेन है, लेकिन इस ब्लॉकचेन पर आपके और मेरे पास अल्टीमा टोकन है। और वैसे यह वास्तव में तथ्य है कि स्मार्ट ब्लॉकचेन पर एक ही ब्लॉकचेन पर दो टोकन, अल्टीमा और स्प्लिट का एक बंडल है, जिसने हमें अब स्प्लिटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने की अनुमति दी है। स्प्लिट्स कहां से आए? अंग्रेजी भाषा में स्प्लिट को विभाजन कहते हैं, यानी हम विभाजित करते हैं। ऐसा शब्द क्यों? क्योंकि सभी मौजूदा अल्टीमा टोकन पहले ही माइन किए जा चुके हैं। अब कोई अल्टीमा नहीं होगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हस्तक्षेप करना असंभव है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के प्रबंधन को प्रभावित करना असंभव है। इसके समायोजन को प्रभावित करना असंभव है। अल्टीमा को प्रिंट करना, अल्टीमा को कॉन्ट्रैक्ट से हटाना या किसी एड्रेस पर इसे ब्लॉक करना असंभव है। अल्टीमा को पहले ही माइन किया जा चुका है, बस एक बार और हमेशा के लिए। अब और नहीं होगा। आगे इस अल्टीमा को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूल में रखा गया था, यानी यह एक नई यूनिट है। स्मार्ट ब्लॉकचेन पर एक अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो इस अल्टीमा का मालिक और संरक्षक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक एड्रेस है। पिछले वेबिनार में हमने पहले ही कहा था कि स्मार्ट ब्लॉकचेन में हर वॉलेट का एक अकाउंट होता है। तदनुसार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी एक अकाउंट है, और यह पता चला है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारे ब्लॉकचेन में एक अकाउंट के रूप में अपनी बैलेंस शीट पर अल्टीमा कॉइन का मालिक है। मौजूद सभी अल्टीमा का लगभग 80% स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर स्टोर होता है और उनमें से 90% एक बड़े स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर स्टोर होता है। तो आगे क्या होगा? इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कुछ नियम हैं। अब हम आपसे सबसे पहले सभी स्प्लिटिंग टेक्नोलॉजी के फाउंडर वीआईपी स्प्लिट के बारे में बात कर रहे हैं। वीआईपी स्प्लिट वही कॉन्ट्रैक्ट है जो हमारे बच्चों की और हमारे बच्चों के बच्चों की पूरी जिंदगी और बहुत कुछ के लिए काम करेगा, क्योंकि इसमें गणित इतना अंतर्निहित है कि यह अपने स्वयं के वीआईपी स्प्लिट टोकन के संरक्षकों के बीच मात्रा में अल्टीमा कॉइन वितरित करता है। हाँ,
मेरे दोस्तों, वीआईपी स्प्लिट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वीआईपी स्प्लिट टोकन उपलब्ध है और यह उनके मालिक बनने पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद से इस टोकन के सभी होल्डर को पुरस्कृत करता है। वीआईपी स्प्लिट, मेरे दोस्तों, सभी घटनाओं की तरह, अल्टीमा की तरह, यह एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, अर्थात अल्टीमा टोकन तदनुसार एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, स्प्लिट भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और यह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जारी करता है। जारीकर्ता कौन है? एक जारीकर्ता, एक निर्माता, एक ग्रेजुएट, एक प्रिंटर है, यानी वह हमारे वीआईपी स्प्लिट तैयार करता है और इन वीआईपी स्प्लिट्स को स्टोर करने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्वयं यूजर्स को अपने संसाधन और अपने बैलेंस से पुरस्कृत करता है। वर्तमान समय में हमारे पास प्रतिदिन 25.92 अल्टीमा टोकन का अवार्ड है। आइए इसे पूर्णांकित करें और केवल 25 कहें। यह वह राशि है जिसे कॉन्ट्रैक्ट एक दिन में जारी कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम समझते हैं कि 25 अल्टीमा कॉइन जो वीआईपी स्प्लिट्स होल्डर्स के बीच वितरित किए जाते हैं, वह अधिकतम दैनिक राशि है जिसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्वयं जारी कर सकता है। किस लिए? ठीक है, चूंकि हमारे पास कोई तारीख नहीं है, कोई 00.01 नहीं है, कोई 12.15 नहीं है, कोई 5:30 नहीं है, शाम के 6:30 नहीं है, सुबह के 6:30 नहीं है। यह सिर्फ एक निश्चित इंटरफेस है, समय की एक निश्चित अवधि, जिसके दौरान स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन 25 अल्टीमा को वितरित करता है। और गणित का यह नियम कहता है कि प्रत्येक 10 मिलियन ब्लॉक पर रिवॉर्ड्स 2 से विभाजित होता है। यह सिर्फ 2 से विभाजित है। यदि अब हम अपना ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर खोलते हैं, यह देखना उपयोगी होगा कि ब्लॉक स्वयं कहां स्थित है। देखिए दोस्तों, यहां हमारे एक्सप्लोरर पेज पर हम देखते हैं कि हमारा वर्तमान ब्लॉक 12,425,620 है, यानी यह अब तक का सबसे ऊंचा नवीनतम ब्लॉक है। बेशक पेज को रिफ्रेश करने के बाद हम देखते हैं कि यह पहले ही 624 में बदल चुका है। हाल्विंग नियमों में कहा गया है कि यदि हम 20 मिलियनवें ब्लॉक पर वीआईपी स्प्लिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दैनिक रिवॉर्ड्स को दोगुना कर देगा। यानी जब 20 मिलियनवां ब्लॉक हिट होता है, तो रेड स्प्लिट्स उनके रिवॉर्ड जारी करने को 25 से घटाकर 12 कॉइन कर देगा और फिर हर 10 मिलियन ब्लॉक में यह कॉइन 2 से विभाजित हो जाएगा। यदि आपने ध्यान दिया हो तो हमारे ब्लॉकचेन में हाल्विंग के गठन की अवधि 10 मिलियन ब्लॉक है, जो लगभग 1 साल से कम की अवधि के बराबर है। चलिए इसे पूरा करते हैं और कहते हैं कि हमारे मामले में साल में एक बार आधान होता है। वहीं यदि हम अभी आपसे बात कर रहे हैं हमारे वीआईपी स्प्लिट्स के बारे में, रेड स्प्लिट्स के बारे में, कैसे काम करना है, किसी अवार्ड की ब्रांडिंग कैसे करनी है, तो यह समझना जरूरी है। रेड स्प्लिट अपने वॉलेट में विभिन्न ट्रांजैक्शन में शामिल कई स्प्लिट्स को स्वीकार कर सकता है। यानी आपके पास आज एक, कल दूसरा, परसों तीसरा और तरसों चौथा, और जब तक आप उनमें से प्रत्येक से रिवॉर्ड का दावा नहीं करते, वह उन्हें एक ही कॉइन में संयोजित नहीं करेगा, वह चार्ज करेगा। यानी रेड स्प्लिट्स के प्रत्येक आने वाले ट्रांजैक्शन को अलग से गिना जाता है। और यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, क्योंकि रेड स्प्लिट यूनिक था, संपूर्ण स्प्लिटिंग टेक्नोलॉजी का पहला जनक, जिसके बाद यह टेक्नोलॉजी विकसित हुई। वर्तमान समय में हमारे पास ऐसे स्प्लिट्स हैं जो पूर्णांक नहीं हैं, बल्कि भिन्नात्मक भाग हैं। वीआईपी स्प्लिट और यूनिटी स्प्लिट में आंशिक भाग नहीं है, लेकिन गोल्ड स्प्लिट है। गोल्ड स्प्लिट और यूनिटी या वीआईपी स्प्लिट दोनों को अलग अलग ब्रांड किया गया है। गोल्ड स्प्लिट्स में और यूनिटी में रेड स्प्लिट्स में रिवॉर्ड का दावा करना 2 अलग अलग तरीके हैं, और यही कारण है कि यहां अधिकांश नए लोग हैं। वे ब्रांडिंग करने की कोशिश करते हैं, वे आश्चर्यचकित होते हैं। मुझे एक रिवॉर्ड संख्या की उम्मीद क्यों थी, लेकिन एक अलग रिवॉर्ड संख्या मिली। आइए इसका पता लगाएं। तो गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट का एक आंशिक हिस्सा होता है। गोल्ड स्प्लिट में स्वयं एक आंशिक भाग होता है। यह 0.00001
या 0.00056 हो सकता है, जबकि वीआईपी स्प्लिट, यूनिटी स्प्लिट में आंशिक भाग नहीं होता है, केवल 1, 2 इत्यादि। गोल्ड स्प्लिट में रिवॉर्ड्स देने के अलग अलग नियम हैं। रिवॉर्ड्स की गणना करने का एक अन्य नियम यह है कि गणना में भाग लेने के लिए आपके वॉलेट पर मौजूद सभी टोकन को एक साथ पेस्ट करने की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जब हम आपसे रिवॉर्ड्स की आवश्यकताओं के बारे में बात करते हैं तो वॉलेट पर कई आने वाले ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। इनकमिंग ट्रांजैक्शन क्या है? यह तब होता है जब आप अपने वॉलेट में अपने स्प्लिट्स प्राप्त करते हैं। अब शायद आपके पास ये ट्रांजैक्शन 1 मिनट के भीतर पहुंच जाएंगे। केवल 1 मिनट के भीतर आप अपने वॉलेट में 10 ट्रांजैक्शन प्राप्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति से 1 स्प्लिट, दूसरे व्यक्ति से 2 स्प्लिट्स, किसी अन्य से 3 स्प्लिट्स। उदाहरण के लिए आपको विभिन्न सोर्स से अपने एक वॉलेट में 10 स्प्लिट्स प्राप्त हुए। लेकिन यदि हम गोल्ड स्प्लिट के बारे में बात कर रहे हैं तो रिवॉर्ड्स का संचय केवल पहले वाले के लिए शुरू होगा जो वॉलेट में समाप्त हुआ। केवल वही कॉइन जो आपको पहले प्राप्त हुआ था और जिसका उपयोग अगले स्टेक पर रिवॉर्ड प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप अपने वॉलेट में स्प्लिट गोल्ड प्राप्त करते हैं तो आप इसे इस तरह से करें कि भविष्य में आप जो कॉइन भेजते हैं, यानी दूसरा आने वाला ट्रांजैक्शन, तीसरा आने वाला ट्रांजैक्शन ब्रांडिंग के जितना करीब हो सके। क्यों? क्योंकि ब्रांडिंग होने के बाद ही वे एक साथ रहेंगे और उन्हें एक पूरे के रूप में गलत माना जाएगा। यानी 10 में से 1 के बजाय, उदाहरण के लिए 10 में से 10 यानी 1 पूरा होगा। और इसलिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों में यूनिटी स्प्लिट है और जिनके पास गोल्ड स्प्लिट है और जिनके पास वीआईपी स्प्लिट है, वे अलग अलग तरीकों से स्प्लिट हो सकते हैं। यानी आप केवल एक ही गोल्ड स्प्लिट कर सकते हैं, हमेशा सबसे पहला गोल्ड, या तो पहला प्रवेश करने वाला या वह जो अंतिम ब्रांडिंग के समय था। सभी और यूनिटी और वीआईपी को अंतिम व्यक्ति के प्रवेश के आधार पर ब्रांड किया जाता है, लेकिन सभी को ध्यान में रखा जाता है। ऐसा क्यों किया गया? पूर्णांक वैल्यू स्प्लिट्स एक महंगी चीज है। उन्हें यूं ही दुर्घटनावश खोना या भेजना असंभव है और गोल्ड स्प्लिट को 10 लाखवें हिस्से में विभाजित किया जा सकता है, यानी 0.00001 के हिस्से के रूप में, और इसे आगे भेजा जा सकता है। और अब एक इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रांजैक्शन हमारे सारे गणित को बिगाड़ सकते हैं। आने वाली गणना के लिए ऐसे अपडेट से बचने के लिए केवल एक और पहले आने वाले ट्रांजैक्शन का उपयोग हमेशा ब्रांडिंग की गणना के लिए किया जाता है। इसलिए गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के सभी होल्डर्स के लिए एक संक्षिप्त गाइड। यदि आप बाहर से अपने वॉलेट में आने वाले टोकन प्राप्त करते हैं तो उन्हें अगले ब्रांडिंग के समय पर प्राप्त करने की कोशिश करें। ऐसा क्यों? क्योंकि तब ब्रांडिंग करते समय जब आप रिवॉर्ड्स का अनुरोध करते हैं तो वे उन लोगों के साथ गठबंधन करेंगे जो पहले से ही इस वॉलेट में हैं। सवाल, लिक्विडिटी पूल से जुड़े सवाल। यह लिक्विडिटी पूल है, यही अल्टीमा कॉइन से भरा हुआ है। अर्थात पूल ही लिक्विडिटी पूल है जो इस लिक्विडिटी को वितरित करता है। आपको अल्टीमा कॉइन किस लिए मिलते हैं? स्प्लिट्स के होल्डर्स होने के लिए। क्या नए ब्लॉक जारी करने की स्पीड बाजार की गतिविधि पर आधारित होती है? क्या नए ब्लॉक बनाने की स्पीड बीटीसी के समान होती है? क्या अगली हाल्विंग फरवरी से पहले हो सकती है? देखिए, बिटकॉइन ब्लॉक की स्पीड किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करती है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। नया ब्लॉक डालने के लिए बिटकॉइन को एक निश्चित कीमत ढूंढने की जरूरत होती है। यह कैसे होता है? नेटवर्क स्वयं अच्छी तरह से समझता है कि उसके पास कितनी शक्ति है और उसे एक संख्या निर्धारित करने की आवश्यकता है, जिसके लिए एक ब्लॉक बनाने में औसतन 10 मिनट की आवश्यकता होगी। नेटवर्क खुद को कंट्रोल करता है, अर्थात इसके एक ब्लॉक के बनने की स्पीड हमेशा स्थिर रहती है। हमेशा। हमारे मामले में बिल्कुल यही होता है। ब्लॉक की स्पीड एक समान होती है। बिटकॉइन के पास 10 मिनट हैं, हमारे पास 3 सेकंड हैं। क्या यह बदल रहा है?
नेटवर्क की जटिलता बदल रही है। यदि हम बिटकॉइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जितने अधिक माइनर्स होंगे, नेटवर्क की जटिलता उतनी ही अधिक होगी। अर्थात जितना अधिक जटिल, उतना ही अनोखा नंबर नेटवर्क द्वारा स्वयं चुना जाता है, ताकि उसी ब्लॉक को निर्दिष्ट किया जा सके जिसे ब्लॉक की वर्तमान सीरीज में शामिल किया जाएगा। कोई माइनर्स नहीं है। नेटवर्क कठिनाई को कैलकुलेटर के लेवल तक कम कर देता है। कल्पना कीजिए, यदि आप अब नेटवर्क में सभी माइनर्स को पूरी तरह से बंद कर दें, तो नेटवर्क खुद अपनी जटिलता की पुनर्गणना करेगा। वह यह कर सकती है। अनिवार्य रूप से पुराने कंप्यूटरों पर माइनिंग में संलग्न होना और कम सिस्टम जटिलता के साथ अपने लिए बिटकॉइन प्राप्त करना संभव होगा। इसलिए हमारी जटिलता स्पीड पर निर्भर नहीं करती और सामान्य तौर पर माइनर्स को मिलने वाला पूरा रिवॉर्ड उन लोगों के बीच बांटा जाता है जिन्होंने उन्हें वोट दिया था। स्प्लिटिंग माइनिंग नहीं है। एकदम सही, स्प्लिटिंग माइनिंग नहीं है। शानदार। पूर्णांक रेड और ग्रीन हैं और गोल्ड और प्रीमियम अलग अलग हैं। हां, गोल्ड और प्रीमियम आंशिक हैं और तदनुसार रिवॉर्ड्स प्राप्त करने के लिए उनका एक अलग दृष्टिकोण होता है। 25 अल्टीमा हर पूल में जाते हैं, लेकिन दिसंबर में सभी पूल में कितने जाएंगे? और निसंदेह यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास कितने पूल होंगे। हम बस यह कह रहे हैं कि अब शुरुआत में हमारे पास नए होंगे। वीआईपी स्प्लिट, क्या वे सभी अलग अलग टोन के हैं? बेशक, ये अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। गोल्ड, यूनिटी, वीआईपी स्प्लिट, प्रीमियम स्प्लिट, बिजनेस स्प्लिट, ये सभी स्मार्ट ब्लॉकचेन नेटवर्क में अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं। एकदम सही। और इनमें से प्रत्येक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अपने नियम हैं, जो अपने स्वयं के कानूनों के अनुसार संचालित होते हैं। यानी आप एक को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में नहीं धकेल सकते। और इस तरह हम आसानी से अपने स्प्लिट्स, गोल्ड और यूनिटी तक पहुंच गए। दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि यूनिटी अपने आप में एक पूल है। एलेक्स ने बार बार ऐसा कहा है। गोल्ड टेक्नोलॉजी ने हमारे पास मौजूद हर चीज को पीछे छोड़ दिया है और यूनिटी टेक्नोलॉजी दुर्भाग्य से फिलहाल इसे पार नहीं कर पाई है। यूनिटी टेक्नोलॉजी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, उसी लिक्विडिटी पूल को, अन्य पूल से लिक्विडिटी प्राप्त करने की अनुमति नहीं देती है। पहले वेबिनार में हमने ब्लॉकचेन के बारे में, अकाउंट के बारे में, प्रतिनिधियों के बारे में इत्यादि के बारे में बात की। ब्लॉकचेन पर अकाउंट एक वॉलेट है, सही है ना? सही है। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक वॉलेट भी है, एक एड्रेस भी है और ब्लॉकचेन में एक अकाउंट भी है। सही है ना? सही है। और यहां हम आपसे पूल के बारे में, हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के नवीनतम विकास के बारे में, स्प्लिट्स के नवीनतम विकास के बारे में, जैसे गोल्ड स्प्लिटिंग में किसी भी अन्य भागीदार की तरह सभी यूजर्स और टोकन होल्डर्स की तरह अल्टीमा प्राप्त कर सकता है। यानी गोल्ड पूल रेड पूल से बिल्कुल समान शर्तों पर अल्टीमा प्राप्त कर सकता है। यहां कोई अपवाद, कोई प्राथमिकताएं, कोई अन्य नियम नहीं है। वह पूल वितरण में सभी टोकन होल्डर्स के समान भागीदार है। यूनिटी दुर्भाग्य से उस समय जब इसे बनाया गया था तथाकथित अनंत काल प्रदान करने में सक्षम नहीं थी। यूनिटी बाहर से प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। यह तकनीकी रूप से असंभव है। लेकिन गोल्ड पूल कर सकता है। अर्थात यदि गोल्ड पूल में अपने बैलेंस पर रेड स्प्लिट है, यूनिटी स्प्लिट है, तो गोल्ड को यूनिटी से और रेड पूल से अल्टीमा प्राप्त होगा। और चूंकि आपके और मेरे पास सबसे अनोखा, सबसे बड़ा वीआईपी है, यह पता चला है कि हम पूल में वीआईपी स्प्लिट्स रखते हैं ताकि पूल आत्मनिर्भर हो, जिससे बिना किसी समय सीमा के खुद के लिए प्रावधान हो सके। क्योंकि इसे हमेशा बाहर से अल्टीमा प्राप्त होगा, हमेशा अन्य प्रतिभागियों के साथ समान आधार पर, और इसीलिए यह हमेशा के लिए है। लेकिन अफसोस, यूनिटी ऐसा नहीं करती। अब तकनीकी कारणों से यूनिटी के जरिए गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए भुगतान करना असंभव है। गोल्ड के बदले ग्रीन का एक्सचेंज करना असंभव है। लेकिन मुझे यकीन है कि सचमुच
इन दिनों में से एक दिन ऐसा मौका सामने आएगा और प्रत्येक यूनिटी होल्डर गोल्ड खरीद सकेगा। और इस प्रकार आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यूनिटी पूल सिकुड़ रहा है। यूनिटी स्प्लिट्स के होल्डर्स बस उन्हें गोल्ड में बदल देते हैं और गोल्ड पूल से अपने रिवॉर्ड्स को और स्प्लिट करने का अवसर प्राप्त करते हैं, यानी बिल्कुल सतत प्रक्रिया। यूनिटी गोल्ड में प्रवाहित होती है, यूनिटी का गोल्ड के लिए आदान प्रदान होता है, गोल्ड बाहर से अल्टीमा प्राप्त करता है और तदनुसार इसे अन्य बाजार सहभागियों, अन्य पूल प्रतिभागियों को वितरित करना जारी रखता है। स्टेकिंग और स्प्लिटिंग में क्या अंतर है? स्प्लिटिंग यह एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे ब्लॉकचेन पर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट द्वारा नियंत्रित किया जाता है और कुछ पाने के लिए स्टेकिंग बेस्ड टोकन को फ्रीज कर रही है। यदि हम आपसे स्मार्ट स्टेकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, एनर्जी प्राप्त करने के लिए आप स्मार्ट फ्रीज कर सकते हैं, या बैंडविड्थ यानी वह संसाधन जो आप दो चीजों में से एक पर खर्च करेंगे, या तो स्मार्ट से स्मार्ट तक ट्रांजैक्शन को पूरा करने पर, यानी यह हमारा बैंडविड्थ है, या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने पर, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एनर्जी बर्बाद करते हैं। स्टेकिंग नेटवर्क संसाधन प्राप्त करने की प्रक्रिया है। मैं समझता हूं कि अब कई लोगों को झटका लगेगा। यह कैसे संभव है? वे मुझे हिस्सेदारी के लिए भुगतान करते हैं। नेटवर्क बैंडविड्थ और ऊर्जा में भुगतान करता है। बाकी सब कुछ वोटिंग से आता है, इसलिए स्टेक लगाने को वोटिंग के साथ भ्रमित न करें। यदि वे आपसे कहते हैं कि आप स्टेक लगा सकते हैं और 50,000% प्राप्त कर सकते हैं, तो यह स्टेक लगाना नहीं है। स्टेकिंग तब होती है जब नेटवर्क ब्लॉकचेन के नियमों के अनुसार आप एक निश्चित कार्रवाई करते हैं। क्रिया यह है कि आप कॉइन जमा कर देते हैं। यह चुनना कि आप उन्हें किसके अंतर्गत फ्रीज करते हैं, एनर्जी या बैंडविड्थ। स्मार्ट नेटवर्क के मूल कॉइन भेजने के लिए आपको बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन के लिए आपको एनर्जी की आवश्यकता होती है। ट्रांजैक्शन कुछ भी हो, न केवल पूर्व निष्पादन भेजें विधि, बल्कि किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है, और ये संसाधन स्टेकिंग के जरिए प्रदान किए जाते हैं। और स्प्लिटिंग एक पूर्व क्रमादेशित मॉडल है जिसमें एक संसाधन को दूसरे संसाधन के स्वामित्व पर वितरित किया जाता है, यानी एक ही ब्लॉकचेन पर दो अलग अलग संस्थाएं। अल्टीमा के पास एक कॉन्ट्रैक्ट है और इसके लिए वह इसके स्प्लिटिंग में भाग लेता है। यदि आपके बीच मतभेद है तो अल्टीमा आपको कुछ शर्तों के तहत एक कॉन्ट्रैक्ट भेजता है। ब्लॉकचेन के दृष्टिकोण से स्टेकिंग बहुत निचले स्तर पर है, स्प्लिटिंग उच्च स्तर पर है। साथ ही यह अधिक मोबाइल और लचीला है, अर्थात स्प्लिटिंग की शर्तें नेटवर्क के संचालन को प्रभावित नहीं करती हैं, लेकिन स्टेकिंग नेटवर्क के संचालन को ही प्रभावित कर सकती है, क्योंकि फिर से वोटिंग की व्यवस्था करना संभव होता है। यदि खाली ग्रीन लाइसेंसों को लोड करना और उन्हें बदलना लाभहीन है, तो हम उनका उपयोग कहां कर सकते हैं? यह एक अच्छा सवाल है, लेकिन एक सेकंड रुकें। आप बिना किसी समस्या के यूनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद सकते हैं और उन्हें गोल्ड में बदल दें, यानी ग्रीन वाले के साथ कोई समस्या नहीं है। यानी भले ही आपके पास खाली लाइसेंस हो, आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी लिमिट तक पहुंच सकते हैं और ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त कर सकते हैं और इन कॉन्ट्रैक्ट्स को गोल्ड स्प्लिट्स में बदल दें। स्मार्ट डिफेंडर के सवालों पर। फोन नंबर पुराने फोन में एक्टिवेट था। हम एक नए फोन पर जाने की योजना बना रहे हैं। मैं एक कार्ड कैसे इंपोर्ट कर सकता हूं ताकि वह दूसरे फोन पर काम करे? स्मार्ट डिफेंडर आपकी प्राइवेट की का एक वायरलेस, बैटरी फ्री, एक्सेस फ्री स्टोरेज है। एक नहीं बल्कि एक दर्जन। आप एक नए फोन पर एक नया वॉलेट बना सकते हैं और स्मार्ट डिफेंडर के साथ एक ही वॉलेट बनाएं, या आप अपने मौजूदा वॉलेट का उपयोग कर सकते हैं जो आपके पुराने फोन पर इंस्टॉल है। यही है, इसकी कल्पना करो। चलिए ऐसा करते हैं। हाँ, मेरे पास दो फोन हैं। मान लीजिए कि यह पुराना है।
आपके पुराने फोन पर आपके पास स्मार्ट डिफेंडर के साथ स्मार्ट वॉलेट है। शानदार। आप अपने लिए एक नया फोन खरीदना चाहते हैं और चिंतित हैं कि आपका कार्ड इस डिवाइस से जुड़ा हुआ है। क्या करें? बस हाथ में एक नया डिवाइस होने पर आप अपने स्मारक को पुराने वॉलेट से इस डिवाइस में इंपोर्ट करते हैं। यानी आप बस पुराने वॉलेट को नए डिवाइस में इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट के बाद या इंपोर्ट के दौरान हार्ड वॉलेट बटन पर क्लिक करें, या इंपोर्ट के बाद आप इसे एक हार्ड वॉलेट बना सकते हैं। यानी आपकी वॉलेट सेटिंग में आपके पास मेक हार्ड वॉलेट फंक्शन होगा। स्मार्ट डिफेंडर को अटैच करें। हार्ड वॉलेट के साथ ऐसा करने के बाद आप एक बार फिर से अपना स्मारक दर्ज करेंगे, यानी इस स्मारक के स्वामित्व की पुष्टि करेंगे, जिसे 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। कुछ स्मार्ट डिफेंडर में रहेंगे, कुछ स्मार्ट वॉलेट में रहेंगे। आप अपने डिफेंडर वॉलेट को अपने पुराने फोन से हटा भी सकते हैं और इसे एक नए डिवाइस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगला सवाल, जो स्मार्ट डिफेंडर पर भी लागू होता है, कार्ड सर्विस लाइफ के बारे में ही है। मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि यह कार्ड डिस्चार्ज नहीं करता है, डीमैग्नेटाइज नहीं करता है, यह गीला नहीं होता है। लिफ्ट शाफ्ट में इसे फेंकने की जरूरत नहीं है, इसे धोना अवांछनीय है। ठीक है, यह टूट सकता है, लेकिन यह स्वाभाविक रूप से बहुत टिकाऊ है। यानी इसमें बैटरी नहीं है, इसमें किसी प्रकार का मैग्नेटिक एलिमेंट नहीं है। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या हमारा स्मार्ट डिफेंडर डीमैग्नेटाइज हो जाता है? क्या इसे फोन के साथ स्टोर किया जा सकता है? क्या फोन के पास रहने से यह डीमैग्नेटाइज हो जाएगा? क्या कॉन्टैक्ट डिटेल्स खो जाएंगे? क्या सिग्नल खत्म हो जाएंगे? नहीं। यानी ये 2 पूरी तरह से स्वतंत्र टेक्नोलॉजी हैं। वहां कोई मैग्नेट नहीं है, वहां कोई मैग्नेट टेप नहीं है। यह समय के साथ या जेब में या फोन पर ले जाने से डीमैग्नेटाइज नहीं होता है। तो चिंता मत करो, यह एक बहुत ही टिकाऊ और बहुत विश्वसनीय डिवाइस है, एक बहुत ही विश्वसनीय वॉलेट है। सुरक्षा का एक बहुत अच्छा तरीका जो हमारे पास आपके और आपके स्मार्ट वॉलेट के लिए है, क्योंकि स्मार्ट डिफेंडर केवल स्मार्ट वॉलेट के साथ काम करता है, किसी के साथ नहीं। ग्रीन से गोल्ड का ट्रांजिशन कब तक खुलेगा? क्या तकनीकी कार्य अभी भी चल रहे हैं? हां, दुर्भाग्य से मेरे दोस्तों, तकनीकी कार्य अभी भी जारी है और तदनुसार यूनिटी स्प्लिट पेमेंट मेथड अभी भी बंद है। कृपया चिंता मत करो, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। कृपया हमारे मेन टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते रहें। ऑफिशियल स्टेट्स हमेशा वहां पब्लिश की जाएगी। अगर आपका फोन खो गया तो? इसलिए यदि आपने अपना फोन खो दिया है तो आप एक नया वॉलेट बनाएं, उसमें अपना स्मरणीय वाक्यांश इंपोर्ट करें और इस वाक्यांश को स्मार्ट डिफेंडर में इंपोर्ट करें। यदि आपका फोन खो गया है लेकिन कार्ड आपके पास है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके फोन में जो वॉलेट है उसे अब इंपोर्ट नहीं किया जा सकता, उसे इंपोर्ट करना असंभव है। कुछ भी भेजना असंभव है, स्मारक का पता लगाना असंभव है। यदि आपका फोन वॉलेट के साथ खो गया है लेकिन आपका स्मार्ट डिफेंडर आपके हाथ में है, तो आप उस फोन को अलविदा कह सकते हैं। लेकिन आपको इस तथ्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इसमें टोकन के साथ स्मार्ट वॉलेट है। कुछ भी नहीं होगा उनके साथ घटित होता है। क्या मैं ब्लूटूथ के जरिए इंपोर्ट कर सकता हूं? नहीं। ब्लूटूथ के जरिए इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए आपके पास आरएफ ट्रांसमिशन होना चाहिए, लेकिन हमारे मामले में हमारे पास काम का थोड़ा अलग प्रारूप है और तदनुसार एक अलग टेक्नोलॉजी है। आपको बोर्ड पर ब्लूटूथ मॉड्यूल की आवश्यकता नहीं है, यह हर किसी के पास नहीं है। यदि आप किसी और के वॉलेट को स्मार्ट वॉलेट में इंपोर्ट करते हैं और पुराने वॉलेट में 12 शब्द हैं, तो क्या स्मार्ट वॉलेट में इंपोर्ट होने पर यह स्वचालित रूप से 12 शब्दों वाला हार्ड वॉलेट बन जाएगा? तो आइए सोचते हैं, पढ़ते हैं। यदि आप किसी और के वॉलेट को अपने वॉलेट के स्मार्ट वॉलेट में इंपोर्ट करते हैं तो संभवतः आपका मतलब अपने पुराने फोन पर है। स्मार्ट वॉलेट में इंपोर्ट करते समय क्या 12 शब्दों वाला हार्ड वॉलेट स्वचालित रूप से दिखाई देगा?
आप स्मरक इंपोर्ट कर सकते हैं जिसमें 12 शब्द होते हैं या 13 शब्द। एक बार जब आप इस स्मरक को इंपोर्ट कर लेते हैं तो फोन इसे याद रख सकता है। उसे एहसास होता है कि उसके पास एक स्मरक है, और यदि कुछ होता है तो आप एक हिस्सा ले सकते हैं और उसे स्मार्ट डिफेंडर में रख सकते हैं। यदि आप अपने स्मार्ट वॉलेट में कोई अन्य वॉलेट इंपोर्ट करते हैं तो हां, आपके स्मार्ट वॉलेट में एक वॉलेट है जो 12 स्मरणीय वाक्यांशों को जानता है। बढ़िया, शानदार। यदि आप हार्ड वॉलेट बनाएंगे तो बेशक वह यहां से भी गायब हो जाएगा, यानी आप यहां से उन 12 वाक्यांशों को नहीं निकाल पाएंगे जो पहले इंपोर्ट किए गए थे। हां, देखिए, यदि आपके पास एक स्मरक है जिसे सफलतापूर्वक स्मार्ट वॉलेट में इंपोर्ट किया गया है तो आप इस वॉलेट की सेटिंग्स में जा सकते हैं जिसे इंपोर्ट किया गया था। आइए अब इसे आजमाएं। यानी मेरे पास एक वॉलेट है, यहां यह खाली है। स्मार्ट वॉलेट नंबर 3। हम सेटिंग्स माय वॉलेट्स पर क्लिक करते हैं। यहां हम स्मार्ट वॉलेट नंबर 3 देखते हैं और आप देखते हैं हार्ड वॉलेट बनाने का बटन। मेक हार्ड वॉलेट पर क्लिक करें, और जब आपने स्मार्ट वॉलेट में एक और स्मरक इंपोर्ट किया है तो वॉलेट सेटिंग्स पर जाएं, मेक हार्ड वॉलेट पर क्लिक करें और तदनुसार आप इस स्मरक को इंपोर्ट करते हैं। बस इतना ही। आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं। आपका सारा काम अच्छे से हो, आपको कामयाबी मिले, और मैं काम पर वापस आ गया हूं। जल्द मिलते हैं।